नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से टारगेट आईआईटी जेई में, जहां पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सामान्य कार्बनिक रसायन के बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इन क्वेश्चन का फायदा आप लोगों को आपके जो आने वाले एडवांस है वहां पर मिलने वाला है। देखो, लास्ट लेक्चर में कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भाई पेपर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर हल्का लगने लगा है। देखो, अगर आप लास्ट के 5-7 साल के जेईई एडवांस के क्वेश्चन को देखोगे तो पेपर आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड रह रहा है। ठीक है ना, आप लोगों की खुशकिस्मती है कि जेईई एडवांस भी एनसीईआरटी बेस आ रहा है। और अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो सारे सवाल आपको इजी ही लगेंगे। तो हालांकि जो एक बच्चा वहां पर कमेंट कर रहा था तो उसके जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने आप लोगों को यहां पर दे दिया है। तो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे से ही नंबर आएंगे। ठीक है ना, और सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से ही फील होंगी। तो आइए, आज मैं आप लोगों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पर या फिर ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो एडवांस में बहुत ज्यादा आप लोगों के पास पूछे जाते हैं। और एक चीज मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि जीओसी यानी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप बहुत अच्छी तरीके से आने वाले एग्जाम्स में प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो ये आप लोगों के पास है, पूरा का पूरा चैप्टर। तो ये आप लोगों को अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर आया है। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। एक कॉम्प्रीहेंशन टाइप का आप लोगों के पास क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, मतलब बेसिकली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि एमीन्स नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है भाई, लोन पेयर आप लोगों के पास यदि नाइट्रोजन पर है और वो दान देने के लिए अवेलेबल है तो वहां पर आप लोगों के पास बेसिक नेचर यानी क्षारीय प्रकृति रहेगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले समूह एमिनो की क्षारीय प्रकृति बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एमिनो की क्षारीय प्रकृति बढ़ाते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन आकर्षी वाले समूह यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले समूह एमीन्स की क्षारीय प्रकृति को घटा देते हैं। तो ये आपको पैराग्राफ में एक जानकारी दे दी है। अब इस जानकारी के हिसाब से जो आप लोगों के पास यहां पर क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे कम क्षारीय होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कंसेप्ट है, कभी भी आप क्षारीय प्रकृति की अगर आप बात करोगे तो कंसेप्ट क्या यूज हो सकता है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। समझिए, जो कंसेप्ट आप लोगों के पास है क्षारीय प्रकृति चेक करने का, सबसे आसान है कि कभी भी आप चेक कीजिए कि जो भी कंपाउंड या जो भी स्पीशीज जितनी आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है वो उतना अच्छा बेस माना जाता है। तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या आ सकता है, यदि कोई स्पीशीज यदि कोई स्पीशीज या कंपाउंड जितनी आसानी से लोन पेयर त्यागता है वो उतना अच्छा बेस माना जाता है। तो पहली चीज तो ये आप लोगों को दिमाग में रखनी है, पहली चीज तो ये आप लोगों के दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन करते हो तो एक ये भी आप देखिए कि जो बेसिक नेचर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, ये आप लोगों के पास यहां पर लॉजिक रहने वाला है। यानी
जितना ज्यादा केबी की वैल्यू आप लोगों के पास होगी, अच्छा केबी एंड पीकेबी आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंट डाटाबेस होती है जो आप लोगों को वैल्यू दी जाती है। तीसरी चीज यहां पर क्या रहने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन यहां पर आप लोगों के पास होगा। अब आप ऑर्थो इफेक्ट को कैसे यहां पर समझ सकते हो, देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो ऑर्थो इफेक्ट के दो केसेस हैं हम लोगों के सिलेबस में, एक बेंजोइक एसिड में और एक एनिलीन में। तो भाई साहब हो क्या रहा है, अगर मैं एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा दूं, चाहे वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, चाहे वो ग्रुप आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, कोई सा भी ग्रुप में यहां पर लगा दूं, ये NH2 है, और अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पर कोई सा भी ग्रुप लगा दूं, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या फिर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो वहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, बेसिक नेचर कम हो जाएगी, यानी यहां पर इस नॉर्मल एनिलीन की बेसिक नेचर ज्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आप लोगों के पास यहां पर काम आते हैं। तो आइए इन कंसेप्ट के आधार पर मैं यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। देखिए ये भी एनिलीन है, ये भी एनिलीन है, ये भी एनिलीन है, और ये भी आप लोगों के पास एनिलीन है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इस वाले एनिलीन पर ऑर्थो पोजीशन पर एक ग्रुप आया हुआ है। ये ऑर्थो पोजीशन पर आप लोगों के पास एक ग्रुप आया हुआ है, यानी यहां पर ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये सबसे कम बेसिक आप लोगों के पास हो जाएगा। जबकि यहां पर ये मेटा पोजीशन पर आप लोगों के पास है, और मेटा पोजीशन पर आप लोगों के पास ना ही प्लस H काम करता है, यानी आप लोगों के पास यहां अति संयुग्मन प्रभाव काम नहीं करेगा, ना ही मीजोमेरिक प्रभाव काम करेगा, यहां पर काम करेगा केवल प्लस I प्रभाव। ठीक है, जबकि ये आप लोगों के पास है बेटा पैरा पोजीशन है। पैरा पोजीशन पर आप लोगों के पास यहां पर क्या काम करेगा, पैरा पोजीशन पर जो CH3 है यहां पर भी आप लोगों के पास ना ही प्लस H काम करेगा, ना ही यहां पर आप लोगों के पास प्लस M काम करेगा, केवल और केवल बेटा यहां पर प्लस I काम करेगा। तो अगर इन सारी चीजों के बेसिस पर मैं आप लोगों से बेसिक नेचर का ऑर्डर बनाता हूं, यहां पर बेसिक नेचर का ऑर्डर अगर मैं आप लोगों को बनाता हूं, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, सॉरी प्लस आई नहीं होगा, प्लस एच होगा, प्लस एच होगा। ठीक है, तो प्लस एच की वजह से यहां पर ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, यानी डी वाला आप लोगों के पास सबसे ज्यादा बेसिक है। डी के बाद आ जाएगा बेटा सी, सी के बाद आएगा मेरे दोस्त आप लोगों के पास ए, एंड ए के बाद बी। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा हुआ था सबसे कम क्षारीय यहां पर कौन सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो सबसे कम क्षारीय यानी लीस्ट बेसिक बी है, सबसे कम क्षारीय। सबसे कम क्षारीय, बोलो इतनी चीज क्लियर हो गई है? यस, अगर इतनी चीज क्लियर हो गई है तो यहां पर जो आंसर आप लोगों के पास जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का जो आप लोगों का एक क्वेश्चन है ये आप लोगों का यहां पर कंप्लीट होता है। आइए अब एक और कॉम्प्रिहेंशन टाइप का एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्या हो सकता है जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन टाइप का एक और क्वेश्चन है, यहां पर भी वही चीजें लिखी हुई है जो पहले आप लोगों को बताई गई थी। अमीन नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले समूह एमीन्स की क्षारीय प्रकृति बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आकर्षी वाले समूह एमीन्स की क्षारीय प्रकृति घटाते हैं। ये वही चीजें हैं जो आप लोगों को बताई गई थी। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है निम्न में से किसका केबी का मान, निम्न में से किसके लिए केबी का मान उच्चतम है। केबी का मान आप लोगों के पास उच्चतम है। अब केबी का मान उच्चतम है, और अभी अभी मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट यहां पर करवा के आया हूं, अभी अभी मैं आप लोगों को जस्ट कंसेप्ट करवा के आया हूं। क्या है मेरे दोस्त कंसेप्ट, जरा बताने की कोशिश कीजिए। कंसेप्ट ये है आप लोगों के पास कि बेसिक नेचर यानी क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। ये आप लोगों के पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, ये आप लोगों के पास है। अब जरा मेरी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए क्या चीज होगी। देखिए एनिलीन यहां पर भी है, एनिलीन यहां पर भी है, एनिलीन यहां पर भी है, एनिलीन यहां पर भी है। और एक नोट और मैं आप लोगों को यहां पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट ही ना रहे। नोट यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं। क्या नोट है आप लोगों के पास कि ऑर्थो ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर ही ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर ही एच इफेक्ट व आर इफेक्ट यानी रेजोनेंस काम करता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही एच इफेक्ट और आर इफेक्ट काम करता है, जबकि जबकि मेटा पोजीशन पर एच इफेक्ट तथा आर इफेक्ट काम नहीं करता है। केवल केवल आई इफेक्ट काम करता है। बोलो इतनी चीज ठीक है? बोलो इतनी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत? यस। अब अगर इतनी चीज क्लियर है दोस्तों, तो मुझे बताइएगा यहां पर ये आप लोगों के पास पैरा पोजीशन है, ठीक है? ये आप लोगों के पास पैरा पोजीशन है, ये भी आप लोगों के पास पैरा पोजीशन है, ये भी बेटा आप लोगों के पास यहां पर पैरा पोजीशन है। अब ये चीज तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है कि पैरा पोजीशन पर हम लोगों के पास ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब शर्त क्या है कि ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इनका कौन सा प्रभाव यहां पर लग रहा है। आइए एक एक करके इनके बारे में भी हम यहां पर ध्यान दे देते हैं। सर OCH3 जो है यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, और जब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे तो ये यहां पर आप लोगों के पास प्लस M इफेक्ट शो करेंगे। सर यहां पर जो Br हैं, ये Br आप लोगों के पास हेलोजन है, और Br जो हेलोजन होते हैं इनका -I इफेक्ट यहां पर होता है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप लोगों के पास होते हैं। सर ये जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दर्शाते हैं, यानी ये -M आप लोगों के पास होगा, और जो ड्यूटीरियम है आप लोगों के पास, ये जो ड्यूटीरियम है ये यहां पर +I देगा, है ना? क्योंकि हाइड्रोजन का ही यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है, ये आइसोटॉप होता है। अब मुझे यहां पर समझाओ आप ध्यान से क्या चीज यहां पर होने वाली है। भाई केबी का मान उच्चतम होता है, केबी का मान उच्चतम होता है, इसका मतलब यहां पर आप लोगों के पास जो बेसिक नेचर है, केबी का मान उच्चतम होता है, इसका मतलब है कि यहां पर बेसिक नेचर आप लोगों के पास ज्यादा रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए बेटा? बेसिक नेचर आप लोगों के पास यहां पर ज्यादा रहनी चाहिए, ठीक है? तो अब आप देखिए, तो यहां पर अगर मैं केबी का ऑर्डर बनाऊं तो आप बड़े ही आराम से यहां पर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो +M वाला ही होगा आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों को यह भी पता होगा जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है,
प्रायोरिटी ऑर्डर है यानी जो प्राथमिकता है वो आप लोगों के पास कैसे होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्लस एम वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी बेसिक नेचर में, उसके बाद प्लस एच, उसके बाद प्लस आई, उसके बाद माइनस एच या माइनस आई करिए, फिर उसके बाद माइनस एच, फिर माइनस एम, यह आप लोगों के पास प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है? तो अब अगर इसके बेसिस पर आप यहां पर बात कर रहे हैं तो के बी जो आप लोगों के पास रहेगा उसका ऑर्डर जो यहां पर आप लोगों के पास आएगा वो रहने वाला है यहां पर ए, ठीक है। ए के बाद यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, डी, ठीक है। डी के बाद यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास सी, सी के बाद यहां पर बी। तो केबी का जो आप लोगों के पास उच्चतम मान है वो किसके लिए होगा बेटा, यहां पर आप लोगों के पास ऑप्शन ए के लिए। बोलो इतनी चीज ठीक है? इतनी चीज ठीक है। तो यहां पर एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर इंतजार कर रहा है। क्या है वो क्वेश्चन, जरा देखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है आप लोगों के पास मैच द कॉलम वाला, यहां पर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाएंगे, जरा देखो। स्तंभ वन यानी कॉलम वन और कॉलम सेकंड में आप लोगों के पास कुछ यहां पर कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इन कंपाउंड्स के बारे में आप लोगों को यहां पर बताना है कि कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा विषम चक्रीय होगा। तो ये कोई विशेष चीज नहीं है, बड़े ही आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बोलूं कुछ कंडीशंस, देखो अगर मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट यहां पर बताता हूं कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, कैसे आप यहां पर उनको पहचानोगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो अगर आप एरोमेटिक कैरेक्टर की यहां पर बात करोगे, है ना, कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा कब नहीं होगा, तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों के पास क्या होना चाहिए कि जो यौगिक होना चाहिए यानी जो कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। इसके बाद जो आप लोगों के पास यौगिक है समतलीय होना चाहिए यानी प्लेनर होना चाहिए, यौगिक समतलीय यानी प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज जो आप लोगों के पास है, यौगिक के अंदर कॉन्जुगेशन यानी अनुनाद उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर आप लोगों को हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हकल रूल फॉलो करना चाहिए, इसका मतलब यहां पर आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आप लोगों के पास होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या इतनी चीज ठीक है बेटा? बोलो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए बेटा आप लोगों के पास, उनकी संख्या यहां पर विषम होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि यहां पर भाग ले रहे हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए बेटा आप लोगों के पास, ऑड होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। क्या इतनी चीज क्लियर है दोस्तों? क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है आप लोगों के पास? यस, ये तो एरोमेटिक की कंडीशन हो गई है। अब मैं आप लोगों को यहां पर एंटी एरोमेटिक की कंडीशन लिख देता हूं कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है। देखो, अगर आप एंटी एरोमेटिक के लिए यहां पर देख रहे हो
तो एंटी एरोमेटिक में सबसे पहले जो आप लोगों को यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर भी वही सारी पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों को इधर लिखने हैं। मैं यहीं पर लेकर आ जाता हूं इनको। चलिए, यौगिक यहां पर भी साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, यौगिक समतलीय होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आप लोगों के पास क्या होगा, यौगिक के अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यौगिक के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और अगला जो पॉइंट यहां पर आप लोगों को पास होगा वो होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या सम होनी चाहिए। उनकी संख्या सम होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा ये कौन से होंगे, जो रेजोनेंस में भाग लेगा। जो रेजोनेंस में भाग लेगा वही इलेक्ट्रॉन पेयर लेने हैं। यहां पर भी वही इलेक्ट्रॉन पेयर लेने हैं जो रेजोनेंस में भाग लेगा, जो रेजोनेंस में भाग लेगा। बोलिए, इतनी चीज क्लियर है। ये एरोमेटिक की कंडीशन हो गई है, ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन हो गई है। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को पास नॉन एरोमेटिक की कंडीशन देखनी है। सर नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं आप लोगों के पास, जरा मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। सर जो नॉन एरोमेटिक आप लोगों के पास होते हैं, ना तो एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो होगी तथा ना ही तो अगर ना ही एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो हो ना ही एंटी एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो हो तो वो आप लोगों के पास नॉन एरोमेटिक यहां पर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहां पर आप लोगों के पास, अगर आप इस वाले पहले सवाल में अगर आप बात कर रहे हो तो इस पहले सवाल को जरा ध्यान से देखिए। क्या ये कंपाउंड आप लोगों को साइक्लिक दिख रहा है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। क्या इस साइक्लिक कंपाउंड में आप लोगों को कॉन्जुगेशन है, आपने कहा कैसे पता लगेगा, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, कॉन्जुगेशन भी है। अब आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आप लोगों के पास एक ही है। ये वाला लोन पेयर आप लोगों के पास रेजोनेंस में इसलिए भाग नहीं ले पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड यहां पर अल्टरनेटिव कंडीशन में नहीं है, इसलिए लोन पेयर भाग नहीं ले पाएगा। तो केवल यही लोन पेयर को काउंट करना है हम लोगों को। तो ये आप लोगों के पास एरोमेटिक कंपाउंड आप लोगों के पास हो गया है, पहला वाला एरोमेटिक है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास ऑक्सीजन भी है, तो साथ ही साथ ये आप लोगों के पास विषम चक्री भी हो गया है, यानी हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया है। हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया है, एरोमेटिक भी हो गया है और साथ ही साथ हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया है। सिमिलरली यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर अगर आप देखेंगे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इस कार्बन इस ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो यहां इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, अब आप मुझे बताइएगा कि क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, आपने कहा बिल्कुल है, ये कंपाउंड साइक्लिक है। इसी के साथ साथ यहां पर प्लेनर भी है, आप देख लीजिए चारों तरफ यहां पर sp2 आप लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन है।
इसके अलावा आप मुझे यहां पर देख के बताइए कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 थे यहां पर 1 2 3 ही हैं आप लोगों के पास। ये वाला नाइट्रोजन वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगेन ये आप लोगों के पास एरोमेटिक हो गया है। एरोमेटिक के साथ साथ ये आप लोगों के पास हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया है। हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया है, एरोमेटिक भी है और हेट्रोसाइक्लिक भी है। बोलो इतनी चीज ठीक है? यस, इतनी चीज ठीक है। तो आइए इस वाले कंपाउंड में, इसको आप बोराजोन भी बोलते हो, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी है ये, ठीक है। इसका एक और नाम आप लोगों को पता होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये आप लोगों के पास क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन है आप लोगों के पास, ठीक है ना। और जहां बेंजीन शब्द आ जाएगा वहां ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि ये एरोमेटिक भी है। एरोमेटिक के साथ साथ ये आप लोगों के पास यहां पर हेट्रोसाइक्लिक भी है, क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास कार्बन के अलावा साइक्लिक स्ट्रक्चर में अन्य एटम भी हैं। अगर आप यहां पर देखते हो, कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप लोगों के पास कौन होगा? ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, यहां कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव आएगा क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव। यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस है, सारे के सारे sp2 भी हैं। अब हम लोगों को देखना है कि यहां पर आप लोगों के पास प्लेनरिटी कहां पर आएगी। तो सॉरी, प्लेनरिटी नहीं, यहां पर हम लोगों को देखना है कि ये आप लोगों के पास पार्टिसिपेट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 हैं, यानी ये सम संख्या में है। इसका मतलब ये आप लोगों के पास एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये आप लोगों के पास एंटी एरोमेटिक है बेटा, है ना, एंटी एरोमेटिक है। और सारे यहां पर कार्बन ही हैं, तो ये सम चक्रीय होगा, है ना, समचक्रीय। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ये sp3 वाला आप लोगों के पास कार्बन एटम आ गया है, यह आप लोगों के पास यहां पर sp3 आ गया है, और दोनों sp3 होने की वजह से यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई ये आप लोगों के पास है नॉन एरोमेटिक, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी आप यहां पर इसको बोल सकते हो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी, ठीक है। तो मैच द कॉलम था यहां पर, कि हम लोगों को मैच करना था। तो क्या मैच होगा, मैं आंसर यहां पर लिख देता हूं। आप लोगों के पास एमसीक्यू था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो ए के साथ आप लोगों के पास क्या आ रहा है? देखो, ए के साथ अगर आप देखोगे तो ए के साथ फर्स्ट आ रहा है एंड फोर्थ आ रहा है। ये फर्स्ट आ गया, इसके बाद फोर्थ आ गया। बी के साथ क्या आ रहा है बेटा? बी के साथ आप लोगों के पास वही फर्स्ट एंड फोर्थ ही आ रहा है अगेन। सी के साथ क्या आ रहा है बेटा? सी के साथ अगेन आप लोगों के पास फर्स्ट एंड फोर्थ ही आ रहा है। एंड डी के साथ क्या आ रहा है बेटा आप लोगों के पास? सर डी के साथ एंटी एरोमेटिक आ रहा है, यानी थर्ड आ रहा है। ई के साथ क्या आ रहा है? ई के साथ सेकंड आ रहा है। यह आप लोगों के पास आंसर हो गया है। बोलिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है? जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, है ना। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर जे एडवांस का एक क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जे एडवांस 2013 का आप लोगों के पास क्वेश्चन है, क्या है जरा देखिए। टर्शी ब्यूटाइल धनायन और 2 ब्यूटीन में अति संयुग्मन स्थिरता जिन कारणों से होती है वो कारण कौन से हैं? टर्शी ब्यूटाइल धनायन आप लोगों के पास है। अब ये जो टर्शी ब्यूटाइल धनायन है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इधर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, ये आप लोगों के पास पॉजिटिव है, ये है टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन। ये क्या है बेटा आप लोगों के पास? टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन, टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन है। अब ये टर्शी ब्यूटाइल कैटायन जो है, ये कैसे आप लोगों के पास यहां पर दिखने को मिलेगा,
इसका ऑर्बिटल डायग्राम मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूं, जरा देखिएगा। ये कार्बन है ना, और इस कार्बन का ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर C है, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर H है। सर यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर आप लोगों के पास H है। सिमिलरली इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, डैश डैश करके ड्रॉ करता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ये डैश 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 डैश, यहां पर कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन है। ये है ना? अब आप देखिए कि ये जो मैंने यहां पर आप लोगों को पास बनाया है, ये है वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या है बेटा, आप लोगों के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, आप देखिएगा, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल लिखिएगा, ज्यादा सही लगेगा। और यहां पर आप देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा है, यहां पर सिग्मा है, यहां सिग्मा है, ठीक है ना, यहां सिग्मा है, यहां सिग्मा है, यहां सिग्मा है, ठीक है बेटा। सर यहां सिग्मा है, यहां सिग्मा है, यहां सिग्मा है। तो जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर कर सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर सकता है। यानी यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी, वो ओवरलैपिंग आपको कैसे दिखाई दे रही है कि कार्बोकेटायन के रिक्त पी कक्षक यानी वैकेंट पी ऑर्बिटल और यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग है वो आप कैसे लिखाओगे, सिग्मा, सिग्मा वैकेंट पी यानी रिक्त पी, सिग्मा रिक्त पी यानी वैकेंट पी। बोलिए। अब अगर इतनी चीज क्लियर है तो 2 ब्यूटीन का भी यहां पर देख लेते हैं हम। 2 ब्यूटीन क्या है आप लोगों को पास केस में, देखिएगा 2 ब्यूटीन का मतलब ये हो गया है बेटा, टू ब्यूटीन है। अब इस 2 ब्यूटीन को देखिए, देखिए सर इस 2 ब्यूटीन में आप लोगों के पास क्या है कि ये जो आप लोगों के पास ऑर्बिटल है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूं तो आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। देखना, ये सी है, ये सी है, एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, ठीक है। हाँ, एक लोब ऐसे बनेगी बेटा, ये लोब बन गई। अब यहां पर क्या है, जो साइड वाले ग्रुप हैं उनको जोड़ दीजिए। ये रहे आप लोगों के पास CH3 ग्रुप, सिमिलरली यहां पर आप लोगों के पास है CH3 ग्रुप, यहां पर आप लोगों के पास है CH3 ग्रुप, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया, CH3 ग्रुप आ गया। और अगेन आप लोगों को पता है कि पाई बॉन्ड तो ऐसे बनता है, आप लोगों के पास ये पाई बॉन्ड बनेगा, है ना, ये पाई बॉन्ड बनेगा। और जो ये वाले ऑर्बिटल हैं, ये है मेरे दोस्त आप लोगों के पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है बेटा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या आप लोगों के पास कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास कहां ट्रांसफर करेंगे, ये पाई स्टार एबीएमओ में ट्रांसफर करेंगे। पाई स्टार एबीएमओ में आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे।
ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई बेटा? ये चीज समझ में आ गई? यस। तो यहां पर आप लोगों के पास टर्शी ब्यूटाइल कैटायन में जो आप लोगों के पास अतिव्यापन हो रहा है वो सिग्मा से वैकेंट पी में हो रहा है, और 2 ब्यूटीन में आप लोगों के पास सिग्मा से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल यहां पर जेई एडवांस 2013 का एक और बेहतरीन सा सवाल आप लोगों के पास आ गया है। क्या क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। निम्न में से कौन से यौगिक जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन के साथ CO2 गैस का निष्कासन करते हैं? यह आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। निम्न में से कौन सा यौगिक जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन के साथ CO2 गैस का निष्कासन करते हैं? अब देखिए, ये एक कंसेप्ट पर आधारित है आप लोगों के पास। क्या है बेटा वो कंसेप्ट? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जब आप एसिडिक रिएक्शंस के बारे में यहां पर पढ़ते हो तो एसिडिक रिएक्शन में आप लोगों को बोल दिया जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन जब यहां पर आप लोगों के पास एसिडिक सॉल्ट के साथ होती है, और याद रखिएगा इस एसिडिक सॉल्ट की जो नेचर होनी चाहिए वो वीक होनी चाहिए, कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन एसिडिक सॉल्ट के साथ कराते हो और एसिडिक सॉल्ट की जो आप लोगों के पास नेचर है वो वीक होनी चाहिए, तो भाई साहब यहां पर क्या होगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आप लोगों के पास वो आप लोगों के पास एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एसिडिक सॉल्ट होगा वो आप लोगों के पास यहां पर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है आप लोगों के पास कंसेप्ट। अब यहां पर आप बात कर रहे हो ए पॉइंट बेंजोइक एसिड की। ए पॉइंट है यहां पर आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड। ए पॉइंट क्या है बेटा? आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड है, और इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब भी मैं एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यहां पर करवा देता हूं, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हो गया है? NaHCO3। तो आपको पता है, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है हम लोगों को। इन दोनों में जैसे ही आप कंपैरिजन करोगे तो आप लोगों को पता है कि ये कैसा है, आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये आप लोगों के पास वीक है। तो भाई रिएक्शन बिल्कुल आप लोगों के पास पॉसिबल होगी। बस हम लोगों को ये नहीं देखना है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं करानी है, हम लोगों को पता है देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस में, और ये आप लोगों का H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई विशेष चीज नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, बट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सर बी पॉइंट आप लोगों के पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होगा देखिए, अब यहां पर सल्फोनिक ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप भी अच्छा खासा एसिडिक होता है, ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। ये भी कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, और इसकी रिएक्शन भी जब आप NaHCO3 के साथ कराते हो, जैसे ही आप NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाते हो, आपको पता है कि ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग है, और NaHCO3 भी आप लोगों के पास यहां पर वीक है। तो यहां से क्या होगा बेटा? ये भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी ये भी आप लोगों के पास CO2 गैस यहां से रिलीज करेगा। थर्ड को मैं चेक करता हूं, सैलिसिलिक एसिड है। थर्ड क्या है बेटा? आप लोगों के पास सैलिसिलिक एसिड है। सर अगर आप सैलिसिलिक एसिड की बात करोगे, कुछ यही तो होगा, राइमर टीमान रिएक्शन में आप लोगों के पास बनता है, सैलिसिलिक एसिड है।
तो इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जैसे ही आप यहां पर करवा देते हो NaHCO3 के साथ, तो आप लोगों को पता है ना, ये तो ऑर्थो इफेक्ट जैसा आप लोगों को दिख रहा है ना। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर अगर OH आ रहा है तो यहां पर इसकी ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिक नेचर बढ़ गई है। तो ये आप लोगों के पास कैसा हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। और NaHCO3 आप लोगों के पास कैसा हो गया है, वीक हो गया है। तो यहां से भी आप लोगों के पास ये रिएक्शन होगी, मतलब CO2 आप लोगों के पास दे देगा। कार्बोलिक एसिड की अगर आप बात करते हो, कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल, कार्बोलिक एसिड यानी फिनॉल है। और इस फिनॉल की रिएक्शन जैसे ही मैं यहां से आप लोगों के पास कराता हूं NaHCO3 के साथ, तो आप लोगों को पता है कि यहां पर अब की बार NaHCO3 आप लोगों के पास स्ट्रांग हो जाएगा और जो कार्बोलिक एसिड है वो आप लोगों के पास वीक हो जाएगा। इसी की वजह से ये रिएक्शन यहां पर नहीं होगी, और जब रिएक्शन नहीं होगी तो यहां से CO2 गैस भी आप लोगों के पास रिलीज नहीं होगी, CO2 गैस भी यहां से आप लोगों के पास रिलीज नहीं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये है ना। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा आप लोगों के पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है। तो आंसर एक से ज्यादा है यहां पर, और जब आंसर एक से ज्यादा है तो आंसर ए भी आप लोगों को दिख रहा है, बी भी आप लोगों को दिख रहा है, और सी भी आप लोगों को दिख रहा है। बोलो इतनी चीज क्लियर हो गई है? यस। लिखिए इसको जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए ये अगर हो गया है तो आइए, जेई एडवांस का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास है। अब यदि आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो यहां से पॉइंट आप लोगों के पास क्या आएगा, देखो जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है कि ये जो एन है उसकी संख्या बतानी है, यानी ये बीटा नेप्थॉल आप लोगों के पास जैसा दिख रहा है, और इसकी रिएक्शन जब आप NaOH के साथ कराते हो तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों के पास बनेगी। तो पॉइंट देख लेते हैं कैसे आप लोगों के पास यहां पर होगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये है इधर 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 इधर, ये O है, यहां पर आप लोगों के पास H है। देखते हुए चलिएगा बेटा ध्यान से। सर अगर आप यहां पर देख रहे हो तो यहां पर इस हाइड्रोजन के पास यहां पर क्या चीज है, ये सॉरी ऑक्सीजन के पास जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है। और इस एसिडिक हाइड्रोजन के आगे जो यहां पर लिखा हुआ है वो है NaOH। इस एसिडिक हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, NaOH लिखा हुआ है। तो भाई साहब ये जो NaOH है ये बेस है, ये जो NaOH है ये क्या है आप लोगों के पास, बेस है। और ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से खाएगा। जैसे ही इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से खाएगा तो आप लोगों के पास जो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने जा रही है वो कुछ इस प्रकार बनने जा रही है दोस्त, ऐसे 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 ऐसे। यहां पर ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। गिनते हुए चलना, गिनते हुए चलना। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हुए चलेंगे। देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ चला गया, ठीक है। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के पास यहां पर बनेगी वो कैसे बनेगी जरा देखो।
ये इधर की तरफ नेगेटिव आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, नीचे कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, इधर भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, इधर भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, इधर भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब देखो सर, यहां पर ये इधर की तरफ आएगा, ठीक है, ये जैसे ही इधर की तरफ आएगा तो अब आप मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास किधर जा सकता है? सर ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बोलिए। यस। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से आप लोगों के पास बन गई है। दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहां पर नेगेटिव आ गया बेटा, यहां कोई छेड़छाड़ नहीं है, यहां कोई छेड़छाड़ नहीं है, यहां डबल आ गया, यहां डबल आ गया, यहां ऐसे आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। सर क्या फिर से रेजोनेंस कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी क्या? बिल्कुल सर, यहां से भी रेजोनेंस कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। कैसे? सर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, सर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला गया। बहुत बढ़िया। कैसे? अब जो मामला आ रहा है आप लोगों के पास वो कुछ ऐसे बनेगा। सर यहां पर ये ऐसे है, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहां पर ये ऐसे आ गया है, इधर की तरफ नेगेटिव आ गया है, यहां ऐसे है। देखते हुए चलिएगा। सर क्या फिर से रेजोनेंस कंडीशन होगी? बिल्कुल रेजोनेंस कंडीशन होगी बेटा यहां से। सर ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ आएगा। ठीक है जी, यानी यहां से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को बनते हुए दिखाई दे रही है। अब एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करवाएगा ही सही आप लोगों से। इधर कोई छेड़छाड़ नहीं है, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं है, यहां पर माइनस आ गया है आप लोगों के पास, यहां आ गया है, यहां ऐसे आ गया है। बोलो कोई दिक्कत? क्या रेजोनेट रेजोनेंस एक बार फिर से हो सकता है? आपने कहा बिल्कुल सही हो सकता है। कैसे? ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है साहब, बनाओ बनाओ। ये माइनस इधर की तरफ आ गया, ये इधर की तरफ आ गया, यहां डबल बॉन्ड ओ आ गया, यहां ऐसे आ गया, यहां ऐसे आ गया, यहां ऐसे आ गया। ठीक है जी, ठीक है। फिर क्या फिर से रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे। सर ये इधर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ आएगा, यहां से आप लोगों के पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों को फुलफिल होते हुए दिखाई देगी। ये इधर, यहां ओ पर माइनस आ गया, ये इधर 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 इधर। ठीक है, गिनते हुए चलिएगा अभी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से आप लोगों के पास बनी है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाह रहा हूं। क्या है वो बेहतरीन सी चीज? बहुत ध्यान से सुनिए। सर आपने इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस के थ्रू लाए हो वो इस बेंजीन में लाए हो, क्या ये जो आपने थर्ड वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, क्या हम ये जो नेगेटिव है इसको इधर नहीं भेज सकते क्या? अरे बिल्कुल भेज सकते हैं। यानी सर अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजूं तो ये इधर की तरफ आएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी यहां से भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को पास कुछ ऐसे बनती हुई दिखाई देगी बेटा। एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये इधर की तरफ आएगा बेटा, ये इधर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ आएगा बेटा, ये नेगेटिव इधर की तरफ, ये ऐसे है। क्या इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता है रेजोनेंस? आपने कहा है ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये इधर की तरफ आएगा, यानी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से आप लोगों के पास बनती हुई दिखाई देगी और वो कुछ इस तरीके से रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। यहां नेगेटिव है, यहां ऐसे आ गया है,
ठीक है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये आप लोगों के पास है। इसका मतलब अगर आप गिनते हो तो 7 तो ये हो गई थी, ये 8 हो गई है, और ये यहां पर आप लोगों के पास 9 हो गई है। यानी 9 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। आप बनाकर देख लो, रिपीट हो जाएगी। आप बनाकर देख लीजिएगा, रिपीट आप लोगों के पास यहां पर चीजें हो जाएंगी। बोलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई है क्या? यस, ठीक है ना दोस्तों? तो यहां पर जो आंसर आएगा इसका न्यूमेरिकल बेस्ड आंसर था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोगों के पास 9 होगा। उम्मीद करूंगा कि कनेक्ट कर गया होगा दिमाग में। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो आइए जेई एडवांस का एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि दिए गए यौगिकों की सही अम्लीयता का क्रम क्या होगा। दिए गए यौगिकों की सही अम्लीयता का क्रम यहां पर क्या होगा, यह हम लोगों को देखना है। अगर आप सही अम्लीयता का क्रम बात कर रहे हो तो उससे पहले आप जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए कि जो सब्सट्रैक्ट है आप लोगों के पास, है ना, जो यहां पर सब्सट्रैक्ट है वो सब्सट्रैक्ट आप लोगों के पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। हाँ, इन बेंजोइक एसिड के ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर आप लोगों के पास दूसरे ग्रुप हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या है कंसेप्ट आप लोगों के पास, कि क्रियाकारक जो आप लोगों के पास हैं, यानी जो सब्सट्रैक्ट हैं, वो सारे के सारे बेंजोइक एसिड ही हैं। प्रतिस्थापित बेंजोइक एसिड, प्रतिस्थापित बेंजोइक है, किसी की मेटा पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, पैरा पर लगा हुआ है, ऑर्थो पे लगा हुआ है। अब यहां पर एक ऑर्थो इफेक्ट वाला केस आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर एक ऑर्थो इफेक्ट वाला केस आप लोगों को पता होना चाहिए। कैसे है बेटा ऑर्थो इफेक्ट वाला, जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑर्थो इफेक्ट वाला केस आप लोगों के पास क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट वाले केस में बेंजोइक एसिड का एक स्पेशल केस आप लोगों के पास यहां पर होता है। ये हो गया COOH, ये हो गया यहां पर COOH। यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप G लगा हुआ है, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप G लगा हुआ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ड्यू टू H बॉन्डिंग एंड स्टेरिक फैक्टर, है ना, H बॉन्डिंग की वजह से और स्टेरिक फैक्टर की वजह से ये COOH आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जिसकी वजह से H+ को निकालने की जो टेंडेंसी होगी वो यहां पर बढ़ जाएगी। तो जो एसिडिक नेचर आप लोगों के पास होता है वो इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो क्या पॉइंट है। यहां पर अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो ये भी आप लोगों के पास ऑर्थो पोजीशन ही है, ये भी आप लोगों के पास यहां पर ऑर्थो पोजीशन ही है। तो ऑर्थो पोजीशन है तो यहां पर ये ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा बेटा आप लोगों के पास। ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा। अब जब ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा तो यहां पर एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पर भी ऑर्थो पर एक ग्रुप लिया हुआ है आप लोगों के पास, यहां पर ये मेटा पर लिया हुआ है आप लोगों के पास। तो मेटा पर ओनली एंड ओनली -I लगेगा, मैं पहले ही आप लोगों को करा चुका हूं यहां पर। और ये जो आप लोगों के पास है पैरा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, और इस पैरा पोजीशन पर आप लोगों के पास +M यहां पर लगेगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा, एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा वो आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, सबसे ज्यादा रहेगा बेटा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद जो आप लोगों के पास रहेगा वो रहेगा सेकंड,
फर्स्ट, सेकंड, सेकंड के बाद आप मान लीजिए बेटा थर्ड, एंड थर्ड के बाद फोर्थ। उम्मीद करूंगा कि बहुत आसान लगा होगा आप लोगों को। ये एडवांस का क्वेश्चन है ना, 2016 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, आसान। देखिए जेई एडवांस 2017 का एक और आप लोगों के पास यहां पर सवाल दिया गया है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर, अगर आप इस सवाल को देख रहे हो तो यहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित यौगिकों में क्षारकता का क्रम क्या होगा। यहां पर जो सवाल दिया गया है बेटा, वो सवाल आप लोगों के पास क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में क्षारकता का क्रम क्या है। तो एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, क्या है बेटा, आप लोगों को मजा आएगा। देखिए एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं। कंसेप्ट यहां पर क्या है, कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो क्षारीय प्रवृत्ति का एक कंसेप्ट होता है कि जितना आसानी से आप लोन पेयर त्याग कर पाओगे वो उतना अच्छा आप लोगों के पास बेस होगा। तो सर कंसेप्ट ये है कि भाई ग्वानिडीन जो आप लोगों के पास होता है सबसे अच्छा बेस माना जाता है। अगर आप क्षारीय सामर्थ्य की बात करते हो, बेसिक स्ट्रेंथ, तो जो ग्वानिडीन है, जो ग्वानिडीन है ये आप लोगों के पास सबसे अच्छी बेसिक नेचर रखता है। ग्वानिडीन के बाद आप लोगों के पास आता है बेटा एमाइडीन, एमाइडीन के बाद आप लोगों के पास आते हैं एलिफेटिक एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस के बाद आते हैं बेटा आप लोगों के पास एरोमेटिक एमाइंस, और एरोमेटिक अमाइंस के बाद लास्ट में आप लोगों के पास आता है यहां पर एमाइड। लास्ट में क्या आता है आप लोगों के पास, एमाइड। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां से ग्वानिडीन जैसा आप लोगों को कहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, तो ग्वानिडीन में बेटा 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों के पास बनेगी। 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों के पास बनेगी, और ये ग्वानिडीन है आप लोगों के पास। ये क्या है बेटा, ग्वानिडीन। सर यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये एल्काइल ग्रुप की वजह से, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से ये आप लोगों के पास हो गया है एमाइडीन। ये आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, एमाइडीन यहां पर हो गया। अब बाकी बचे ये दो, तो इन दोनों को जरा आप देखेंगे, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है। यहां पर अगर आप देखोगे लोन पेयर सिंगल डबल, यानी ये यहां भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना, ये यहां भी पार्टिसिपेट कर रहा है। लोन पेयर रेजोनेंस में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। लोन पेयर रेजोनेंस में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। अब जब लोन पेयर रेजोनेंस में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है तो भाई साहब लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति कम होगी। अब जो लोन पेयर दान करने की टेंडेंसी कम होगी तो बेसिक नेचर यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि यहां पर एक ही जगह आप लोगों के पास पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन दोनों के कंबाइन, है ना, कंबाइन कंसेप्ट को बनाते हुए अगर मैं आप लोगों से यहां पर बेसिक नेचर का ऑर्डर लिखूं, बेसिक नेचर का अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो बेसिक नेचर का ऑर्डर जो आप लोगों के पास यहां पर रहने वाला है, तो सबसे ज्यादा तो ग्वानिडीन होगा बिना किसी डाउट के। इसको हम फोर्थ लिख दें, फोर्थ।
ग्वानिडीन, ग्वानिडीन वाला है ना, इसमें नंबर नहीं डले हुए हैं, नंबर डाल देता हूं मैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ आ गया। फोर्थ के बाद आएगा बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट, फर्स्ट के बाद बेसिक नेचर का ऑर्डर आएगा, सेकंड, और फिर आ जाएगा आप लोगों के पास थर्ड। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि क्लियर होगा। सर अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास है, जे एडवांस 2017 का सवाल है और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या आंसर यहां पर आप लोगों के पास होना चाहिए, आंसर यहां पर होना चाहिए निम्नलिखित में से एरोमेटिक यौगिकों की संख्या क्या होगी। एरोमेटिक यौगिक आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप एरोमेटिक यौगिकों को आइडेंटिफाई करते हैं तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, देखो ये तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, ये टब शेप में चला जाता है, ये टब शेप में चला जाता है, इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक होगा। यहां पर ये नेगेटिव है, ये आप लोगों के पास एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ये नेगेटिव है, ये लोन पेयर है, 2 है, इस वजह से एंटी एरोमेटिक है। सर यहां साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर केवल एक ही है, तो ये आप लोगों के पास एरोमेटिक हो गया। सर यहां पर ये वाला जो कार्बन है ये आप लोगों के पास sp3 हो गया है, यहां पर ये जो कार्बन है ये आप लोगों के पास sp3 हो गया है, यानी यहां पर कॉन्जुगेशन फेल हो गया है, कॉन्जुगेशन फेल हो गया है, दैट मींस ये आप लोगों के पास नॉन एरोमेटिक हो गया है। सर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन आप लोगों के पास है, और अगर आप देखोगे साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर आप लोगों के पास जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 है, दैट मींस ये आप लोगों के पास एरोमेटिक होगा। सर आगे बात करते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं 2 हैं, तो ये आप लोगों के पास एंटी एरोमेटिक होगा। यहां पर बात करते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 2 और नेगेटिव वाला 3 है, सारी कंडीशंस के हिसाब से एरोमेटिक है। यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये जो रिंग है ये बेंजीन रिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, बेंजीन रिंग होने की वजह से ये बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है, और ये जो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है ये आप लोगों के पास बेंजीन की वजह से एरोमेटिक होगी। ये आप लोगों के पास एंथ्रासीन है ही सही है ना, और एंथ्रासीन आप लोगों के पास एरोमेटिक होती है। तो हम लोगों से ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर यहां पर कौन सी होगी, तो मेरे दोस्त एरोमेटिक को आप आराम से पहचान सकते हो, मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, ये रहा बेटा एरोमेटिक, ये रहा एरोमेटिक, ये रहा एरोमेटिक, ये रहा एरोमेटिक, ये रहा एरोमेटिक, तो टोटल एरोमेटिक कितने हो गए बेटा, 5 हो गए यहां पर। टोटल एरोमेटिक 5, टोटल एरोमेटिक स्ट्रक्चर कितने हो गए बेटा 5, बोलो। अब अगर इतनी चीज क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तो जे एडवांस 2019 का एक और सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। जे एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता का सही क्रम क्या होगा, मतलब आप लोगों के पास यहां कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए हैं और आप लोगों से पूछा हुआ है कि इसका सही ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत दिमाग तो जरूरी है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहां पर आप लोगों के पास ये C डबल बॉन्ड OH है, ये भी C डबल बॉन्ड OH है,
ये भी आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड OH है, यहां पर ये भी आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड OH है। बोलो इतना मामला ठीक है? मतलब C डबल OH तो सभी में कॉमन है, डिफरेंस आगे जो पीछे हैं यहां पर उनमें है। तो ये जो आप लोगों के पास है ये तो sp संकरित कार्बन है, ये जो है बेटा आप लोगों के पास sp2 संकरित कार्बन है। यहां पर इस OMe का प्लस M इफेक्ट काम करेगा इस बेंजोइक एसिड पर, और यहां पर इस CH3 का या इस CH2CH3 का आप लोगों के पास प्लस I इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, हाँ जी। तो एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों के पास है, एसिडिक नेचर है ना, देखिएगा बेटा, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M +H एंड +I, ये आप लोगों के पास रहेगा। तो अब यहां पर आपको देखना है भाई, अगर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पर बात करते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पर बात करते हो, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की या sp संकरित कार्बन की जो विद्युत ऋणता होती है वो sp2 से ज्यादा होती है। sp संकरित कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो sp2 से ज्यादा होती है। अब जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उसका -I ज्यादा लगेगा, मोर -I। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर यहां पर आप लोगों के पास आएगा, अब एसिडिक नेचर जो आप लोगों के पास आएगा वो फर्स्ट के बाद डेफिनेटली सेकंड ही रहने वाला है। फर्स्ट है, सेकंड है, उसके बाद भाई स्टेबल बाय रेजोनेंस मजबूरी में थर्ड देना पड़ेगा, है ना, इसका भी तो कुछ ना कुछ लगेगा, और फिर फोर्थ तो आएगा ही सही लास्ट में। आई थिंक सो यही आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आई थिंक सो यही आंसर है। बोलिए, लिखिए बेटा इसको, ठीक है। चलिए, हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जे एडवांस 2020 का, जे एडवांस 2020 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जरा देखने की कोशिश कीजिएगा क्या हो सकता है आप लोगों के पास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन यहां पर इसके सही हो सकते हैं। क्या है, पढ़ते हैं। जे एडवांस 2020 का है, यौगिक 1 से 5 के संदर्भ में सही कथन या कथनों का हम लोगों को चयन करना है, क्या हो सकते हैं। अगर आप देख रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों को दी गई है, तो अगर आप यहां से सिंपली H+ को निकाल देते हो, जैसे ही बेटा H+ को निकालोगे तो यहां पर आप लोगों के पास नेगेटिव आएगा, और ये कॉन्जुगेट बेस आप लोगों के पास इधर भी रेजोनेंस कर पाएगा, इधर भी कर पाएगा, इधर भी कर पाएगा। मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस यहां पर आप लोगों के पास हो। तो पहला कथन दिया हुआ है, यौगिक फर्स्ट की अम्लता संयुग्मी क्षार में विस्थानीकरण के कारण है। बिल्कुल है, ये कॉन्जुगेट बेस में बदल जाएगा तो ये आप लोगों के पास मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो करेक्ट है स्टेटमेंट यहां पर, ये स्टेटमेंट यहां पर एकदम करेक्ट बैठता है आप लोगों के पास। बी देखिए, यौगिक 4 का संयुग्मी क्षार एरोमेटिक है,
करके देख लेते हैं। यहां से जब आप इसको H+ को निकालते हो तो आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर यहां पर बन रही है वो कुछ ऐसी बनेगी, यहां पर नेगेटिव आएगा। ये इस 4 का कॉन्जुगेट बेस बना है बेटा आप लोगों के पास संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार बना है यानी कॉन्जुगेट बेस बना है। अब आप मुझे यहां पर बताइए क्या होगा। ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है, इसके साथ साथ इसमें कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन के साथ साथ आप मुझे यहां पर बताइए क्या चीजें हो सकती है। सर इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 2 3 है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। यानी यहां पर जो बी ऑप्शन आप लोगों के पास दिया हुआ है ये भी एकदम करेक्ट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये भी एकदम करेक्ट है। सी ऑप्शन यौगिक सेकंड में NO2 प्रतिस्थापी होने पर यह अधिक अम्लीय हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि भाई यहां पर NO2 प्रतिस्थापी आप लोगों के पास आ गया, ये नॉर्मल बेंजीन है और नॉर्मल बेंजीन में NO2 अगर आप लोगों के पास जुड़ गया है तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। ये भी एकदम ठीक है, किसके कंपैरिजन में, इस सेकंड वाले के कंपैरिजन में, तो ये एकदम ठीक बात है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर इस NO2 का आप लोगों के पास क्या लग रहा होगा, -m इफेक्ट यहां पर लग रहा होगा। इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि यौगिक सेकंड में NO2 प्रतिस्थापी होने पर अधिक अम्लीय हो जाता है, एकदम करेक्ट है। हाँ, डी स्टेटमेंट है कि यौगिकों की अम्लता का सही क्रम फर्स्ट सबसे ज्यादा कैसे हो सकता है। भाई एरोमेटिक आप लोगों के पास सबसे ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि एसिडिक नेचर इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो यहां पर फर्स्ट जो आप लोगों के पास दे दिया है, इस फर्स्ट की वजह से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट होता है। तो यहां पर हम लोगों से पूछा हुआ सही कथन का चयन करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी गलत है। समझ में आई बात। चलिए, जेई एडवांस 2020 का एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास है। जेई एडवांस 2020 का एक और क्वेश्चन है। नीचे दिए गए यौगिकों में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। नीचे दिए गए यौगिक में फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ पर आप लोगों को विचार करना है और आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सही हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। क्षारकता का क्रम यहां पर आप लोगों से पूछा हुआ है। क्षारकता का क्रम है, ये ऑर्थो पोजीशन पर आप लोगों के पास आ गया है, ये ऑर्थो पोजीशन पर आ गया है ना। इसका मतलब है कि इस वाले में ऑर्थो इफेक्ट आप लोगों के पास लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। जबकि अगर आप इस फोर्थ वाली स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहां पर ऑर्थो इफेक्ट तो बिल्कुल ही लग रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ऑर्थो इफेक्ट बिल्कुल लग रहा है। परंतु इस वाले CH3 और इस NO2, इस CH3 और इस NO2 के बीच में भी यहां पर एक इफेक्ट लगेगा और वो लगेगा सर इफेक्ट, यानी स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहां पर आप लोगों के पास, सर इफेक्ट लग रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस आप लोगों के पास लग रहा है। और जब स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस यहां पर आप लोगों के पास लग रहा है तो ये SIR डोमिनेट हो जाता है आप लोगों के पास किससे, SIP से। ये SIR डोमिनेट हो जाता है बेटा किससे, SIP से डोमिनेट हो जाता है। इसका मतलब यहां से आप लोगों के पास क्या होगा कि बेसिक नेचर यहां पर आप लोगों के पास सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली है ऑप्शन 4 की। तो यहां पर सेकंड वाले की आप लोगों के पास बेसिक नेचर है, नहीं नहीं नहीं, सेकंड वाले की कैसे हो सकती है बेसिक नेचर, ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो करेगा ही सही ना। सेकंड के बाद फर्स्ट कैसे हो जाएगी, फोर्थ की बेसिक नेचर, ये तो इनकरेक्ट लग रहा है। फर्स्ट और सेकंड के मध्य PKB का परिणाम का अंतर, हाँ ये स्टेटमेंट पर जरा गौर करना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड के मध्य PKB के परिणाम का अंतर थर्ड और फोर्थ के PKB के परिणाम से अंतर से अधिक है।
इसके लिए डाटा चाहिए, पीकेबी के लिए डाटा चाहिए। जब तक आप डाटा नहीं दोगे हम कैसे बताएंगे अंतर क्या है? तो इसके लिए हम लोगों को डाटा चाहिए और क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं बता सकते। थर्ड में अनुनाद प्रभाव यानी रेजोनेंस इफेक्ट फोर्थ में अनुनाद प्रभाव से अधिक है। थर्ड में जो अनुनाद प्रभाव है, जो रेजोनेंस है, वो लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां नहीं लगेगा, ये चीज क्या हो जाएगी, एसआईआर की वजह से आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और जब ये नाइट्रोजन आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा इस बेंजीन के तल के, तो बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर। तो थर्ड में जो अनुनाद प्रभाव है, फोर्थ में अनुनाद प्रभाव से अधिक है, रेजोनेंस यहां लगेगा। बिल्कुल एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, त्रिविम यौगिक, त्रिविम प्रभाव यानी एसआईआर, त्रिविम प्रभाव का मतलब क्या हो गया, स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस यानी एसआईआर। एसआईआर प्रभाव यौगिक 4 को थर्ड की अपेक्षा अधिक क्षारीय बना देता है, 4 को थर्ड की अपेक्षा अधिक क्षारीय बना देता है। एकदम करेक्ट है, एसआईआर की वजह से बेसिक नेचर सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन आप लोगों के पास है वो सी है एंड डी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये भी, है ना। यहां पर आप मेंशन कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी। ये भी आप लोगों के पास क्या है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक, हाँ जी, आगे देखते हैं। ये कुछ अच्छे सवाल हैं आप लोगों के पास। दिए गए अम्लों का सही पीके का जो क्रम होगा ये हम लोगों को यहां पर देखना है। तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे कर सकते हो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो यहां से जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर बनने वाली है, ऐसे इस H प्लस को निकालोगे, यहां से इस H प्लस को निकाल के देखो, ठीक है। अरे कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ना, इसको इधर करके देखो, इसको इधर करके देखो, इसको इधर करके देखो, ऊपर नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव है यहां पर पॉजिटिव है, यहां से H प्लस निकालो, यहां से H प्लस निकालो, ऊपर नेगेटिव है, ठीक है। सही पीके का क्रम, अब आप देख लो, ये तो एरोमेटिक जैसा फील दे रहा है मुझे, ये एरोमेटिक है ना, यहां तो ऑक्सीजन था ही नहीं। तो फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड आ रहा है मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड है, एक बार चेक करें, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके ओके, एसिडिक नेचर,
एरोमेटिक की वजह से, यानी के फर्स्ट फिर यहां पर इन सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से ये आप लोगों के पास एक्टिव मिथाइलिन हो गया, एक्टिव। यहां पर जो हाइड्रोजन होंगे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके 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 वजह से। तो सेकंड फिर थर्ड। तो ये तो ऑर्डर आप लोगों के पास के का आ गया, के का आ गया, तो पीके का ऑर्डर आप रिवर्स कर दीजिए, पीके का ऑर्डर आप रिवर्स कर दीजिए, 3-2-1 कर दीजिए, 3-2-1 कर दीजिए, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए क्या पॉइंट है आप लोगों के पास। देखो क्षारीयता का क्रम है, यहां पर क्षारीयता का क्रम है, तो क्षारीयता का क्रम मतलब जो जितनी आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा यहां पर आप लोगों के पास बेस बन जाएगा। तो यहां पर इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है आप लोगों के पास, है ना, यहां पर इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है आप लोगों के पास, यहां पर इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है बेटा, यहां पर इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहां पर इस नाइट्रोजन पर आप लोगों के पास लोन पेयर है। अब मुझे एक बताइए कि कौन से नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखकर मुझे बताइए कि कौन से नाइट्रोजन वाले लोन पेयर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप यहां पर क्या बोलोगे, सर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट आप लोगों के पास नहीं कर रहा है, जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट आप लोगों के पास नहीं कर रहा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक यही होगा। तो बेसिक नेचर का अगर आप ऑर्डर बनाओगे तो ए आ गया। अब सवाल है हम लोगों के पास, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया है। अब सवाल है हम लोगों के पास, तो ये पहला ऑप्शन तो कट गया। अब है कि बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना, बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। देखो सी वाला तो मेरे हिसाब से लास्ट में आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इस सी डबल बॉन्ड ओ का -m मेरे हिसाब से ज्यादा होगा कंपैरेटिवली बेंजीन की तुलना में, कंपैरेटिवली बेंजीन की तुलना में। तो भाई सी आप लोगों के पास लास्ट में रहेगा, है ना। तो ये वाले ऑप्शन भी कट गए हैं, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बी एंड डी में आप देख लीजिए, बी एंड डी में देखोगे डी की तरफ और कोई दूसरे ग्रुप ही नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है ना। ये रेजोनेंस में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, है ना, ये रेजोनेंस में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, जबकि यहां पर आप लोगों के पास बी में रेजोनेंस कम होगा, क्योंकि साइड में से रेजोनेंस आप लोगों के पास दिख रहा है ना, आउट ऑफ प्लेन भी चला जाएगा ना। और यहां पर इसके स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये जो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर है ये आउट ऑफ प्लेन भी चला जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये बी है एंड बी के बाद डी है। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है आप लोगों के पास। इसका भी आंसर एक बार चेक करें क्या जा सकता है। इसे तो बी ही जाना चाहिए, बी ही है। चलिए जी, ये सवाल आप लोगों के पास है, इसका आंसर देखते हैं क्या जाना चाहिए आप लोगों के पास। देखते हैं बेसिसिटी का, ये भी सवाल चैलेंजिंग है सर, ये जितने भी सवाल है ना ये सारे सवाल थोड़े से चैलेंजिंग है, आप लोगों का यहां पर दिमाग यहां पर खाएंगे, है ना। थोड़े से सवाल यहां पर चैलेंजिंग रहने वाले हैं, थोड़े से यहां पर चैलेंजिंग रहेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहां पर पूछा हुआ है निम्न यौगिक की क्षारीयता का घटता क्रम क्या होगा। निम्न यौगिक की क्षारीयता का घटता क्रम आप लोगों को देखना है। तो
ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये लोन पेयर इधर की तरफ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये लोन पेयर इधर की तरफ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये तो तय हो गया है कि सेकंड और फोर्थ डेफिनेटली कम रहेंगे, यहां पर मैक्सिमम तो नहीं रह सकते, सेकंड एंड फोर्थ मैक्सिमम तो नहीं रह सकते, तो ये दो ऑप्शन तो हमने काट दिए। अब एक ये लो, ये भी कट गया। कई बार दिमाग ऐसे भी लगाना होता है। अब देखो फर्स्ट में ये लोन पेयर में भाग ही नहीं ले रहा है, और यहां पर इसका और इसका क्या लग रहा होगा आप लोगों के पास, प्लस आई लग रहा होगा, इसका भी प्लस आई लग रहा होगा, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों के पास इसका क्या लग रहा होगा, माइनस आई लग रहा होगा इस नाइट्रोजन पर। बाकी तो रेजोनेंस वाले केस हैं ही सही। यहां पर आप लोगों के पास माइनस एम लग रहा होगा, इधर से आप लोगों के पास माइनस आई लग रहा होगा, है ना, इधर से आप लोगों के पास माइनस आई लग रहा होगा। तो फैक्ट यहां पर ये कहते हैं कि भाई बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लोगों के पास प्लस एम प्लस एच प्लस आई होगा। तो उसके हिसाब से यहां पर फर्स्ट के बाद जो आप लोगों के पास यहां पर दिखाई दे रहा है, थर्ड ही जा रहा है क्योंकि एक ही है माइनस आई। थर्ड के बाद बेटा आप लोगों के पास यहां पर फोर्थ है, फोर्थ के बाद यहां पर आप लोगों के पास सेकंड आ जाएगा। क्या इतनी चीज ठीक है? फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, हाँ, इधर देखते हैं क्या क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर आया है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, निम्न में से किस यौगिक के युग्म में द्वितीय अनुनादी संरचना अनुनादी संकर में पहले से ज्यादा योगदान देती है? निम्न में से किस यौगिक के युग्म में द्वितीय अनुनादी संरचना अनुनादी संकर में पहले से ज्यादा योगदान आप लोगों के पास देती है? यह आप लोगों के पास यहां पर सवाल है। आइए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर आप लोगों को क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए? यहां पर कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जो नॉन पोलर स्पीशीज हो, जो नॉन पोलर स्पीशीज होगी वो हमेशा आप लोगों के पास पोलर स्पीशीज से ज्यादा स्टेबल होगी। दूसरी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट जो होगा इनकंप्लीट ऑक्टेट से ज्यादा स्टेबल होगी। थर्ड पॉइंट जो आप लोगों के पास होगा वो क्या होगा? थर्ड पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो। फोर्थ पॉइंट है मोर ईएन पर नेगेटिव, लेस ईएन पर पॉजिटिव। एंड फिफ्थ पॉइंट होगा चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन, यह आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है। अगर देख रहे हो यहां पर द्वितीय अनुनादी संरचना पहले वाले से ज्यादा योगदान देती है, मतलब मोर स्टेबल होगी, तो यहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो दूसरी वाली पहले वाले की तुलना में मोर स्टेबल है। दूसरी वाली पहले वाले की तुलना में मोर स्टेबल है। और ये क्वेश्चन भी मुझे
मल्टीपल चॉइस ही लग रहा है। मल्टीपल चॉइस ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर भी देखोगे तो ये आप लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों के पास दिख गया है, तो ये भी आप लोगों के पास क्या हो गया है, मोर स्टेबल हो गया है। यहां पर आप देखिए कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो गया है, ये भी यहां पर आप लोगों के पास मोर स्टेबल हो गया है सेकंड वाली। बट इसमें अगर आप देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर कम है, तो जो सेकंड वाली है स्ट्रक्चर, ये आप लोगों के पास यहां पर लेस स्टेबल होगी, ये लेस स्टेबल। तो द्वितीय अनुनादी संरचना जो है आप लोगों के पास, वो सबसे ज्यादा स्टेबल ए बी सी ऑप्शन में है। तो यहां पर ए बी आप लोगों के पास सही है, बी भी आप लोगों के पास सही है, सी भी आप लोगों के पास सही है, ठीक है बेटा। हाँ, अब देखिएगा, अब देखिएगा एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर दे दिया है, बड़ा ही अच्छा खासा पैराग्राफ है। जरा देखिए, अनुनाद के लिए महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि अनुनादी संरचना में सम्मिलित परमाणुओं को अधिकतम विस्थानीकरण के लिए एक ही तल में या लगभग समतल में होना चाहिए। यदि स्थिति पूर्ण संतुष्ट नहीं होती है तो सम्मिलित कक्षक एक दूसरे से समानांतर नहीं हो सकते हैं और परिणाम स्वरूप विस्थानीकरण नहीं हो सकता है। बड़े समूह का परस्पर परमाणुओं पर उपस्थित होना कक्षकों की समतलता को बाधा पहुंचाता है। इस घटना को अनुनाद की त्रिविम बाधा के रूप में जाना जाता है। अनुनाद की त्रिविम बाधा निम्न पर प्रभाव रखती है: भौतिक गुण, अम्लीयता, क्षारीयता, कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता। ये चीज हमको पता है पहले से ही, मतलब कंसेप्ट उसने दे दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न को क्षारीयता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेरे हिसाब से ये ऐसा ही ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। यहां तो देखो, यहां तो ऑर्थो इफेक्ट आप लोगों के पास लग रहा है, ये आप लोगों के पास ऑर्थो इफेक्ट है, ये भी यहां पर ऑर्थो इफेक्ट है। बाकी तो ये पैरा पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है। तो मेरे दोस्त, ये जो NO2 है आप लोगों के पास, जरा मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पैरा पोजीशन पर ये जो NO2 है, ये NO2 आप लोगों के पास यहां पर -m दिखाएगा पैरा पोजीशन पर, और ये मेटा पोजीशन पर आप लोगों के पास है बेटा। तो ये अगर मेटा पोजीशन पर है तो ये आप लोगों के पास -i दिखाएगा, ठीक है। तो बेसिक नेचर का अगर मैं ऑर्डर दूं, बेसिक नेचर का अगर मैं ऑर्डर देता हूं, तो इस बेसिक नेचर में आप लोगों को फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और ये सेकेंड, 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन डी। हलवा सवाल हो गया है तो एक तरीके से। अगला सवाल, निम्न में से कौन ज्यादा अम्लीय है? तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को मैं यहां पर आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि अब आप समझ चुके हो। होमवर्क है, हिंट में दे देता हूं, हिंट में आप लोगों को यहां पर दे देता हूं। हिंट क्या है बेटा? आप ऑर्थो इफेक्ट वाले कंसेप्ट को यूज कीजिए। यहां पर हिंट क्या है मेरे दोस्त? ऑर्थो इफेक्ट वाले कंसेप्ट को आपको यूज करना रहेगा, ठीक है। हाँ, ये बढ़िया सवाल है एक, ये आप लोगों के पास बढ़िया सवाल है। निम्न दो संरचनाओं का अवलोकन करो तथा सही कथन को यहां पर चुनना है। निम्न दो संरचनाओं का अवलोकन कीजिए और सही कथन को चुनना है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहां पर दो स्ट्रक्चर आप लोगों को दी गई है, एक फर्स्ट स्ट्रक्चर, एक सेकंड स्ट्रक्चर।
सेकेंड स्ट्रक्चर को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पर इस O नेगेटिव और एक ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये O नेगेटिव और एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, सॉरी डबल बॉन्ड O है और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो इनके बीच में क्या लगेगा बेटा, इनके बीच में अनुनाद में त्रिविम बाधा लगेगी, या एक तरीके से आप लिख सकते हो त्रिविम बाधा यहां पर आप लोगों को पास लगेगी। त्रिविम बाधा लगेगी, और जैसे ही बेटा यहां पर त्रिविम बाधा आप लोगों को लगेगी, जैसे ही त्रिविम बाधा यहां पर लगेगी तो ये जो NO2 ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, NO2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और जैसे ही ये NO2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जैसे ही मेरे दोस्त ये NO2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो यहां पर आप लोगों को क्या होगा, अनुनाद ही नहीं होगा, और जो अनुनाद ही नहीं होगा तो बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाएगी। जब अनुनाद ही नहीं होगा तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ बड़ी रहेगी। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, सिंगल बॉन्ड लक्षण की वजह से, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। तो यहां से आप लोगों के पास सेकंड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो संरचना फर्स्ट में कार्बन नाइट्रोजन बंध लंबाई संरचना सेकंड से ज्यादा है, इनकरेक्ट है ये तो। संरचना सेकंड में कार्बन नाइट्रोजन बंध लंबाई संरचना सेकंड से कम है, ये सही है। कार्बन नाइट्रोजन बंध लंबाई समान है, गलत है, हाँ ये भी गलत है। तो जो सही ऑप्शन आप लोगों के पास है वो सही ऑप्शन यहां पर सेकंड है। चलिए जी, एक और आप लोगों के पास कॉम्प्रीहेंशन है, एक और कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखो। हालांकि ये सब चीजें आपको कंसेप्ट में पता ही है, लेकिन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है, कौन सा प्रबलतम अम्ल है। इन सारों में से तो आप लोगों को जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वही रहेगा। ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स में से इनऑर्गेनिक एसिड्स आप लोगों के पास ज्यादा हो जाते हैं। HW में है ये आप लोगों को, हाँ जी। एक आप लोगों के पास यहां पर सवाल दिया गया है कि इसमें से अम्लीयता का सही क्रम क्या होगा, इनमें से अम्लीयता का सही क्रम क्या होगा। हाँ, तो यहां पर H2CO3 ठीक दे दिया है, बट ये एरोमेटिक, जब आप इसको निकालोगे तो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप होंगे, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया है, इसको सही आना चाहिए था। मतलब ये H2CO3, H2CO3 के बाद आप लोगों का यहां पर फिनॉल होना चाहिए था, और फिनॉल के बाद यहां से आप लोगों के पास CH3OH होना चाहिए था, ये नहीं आएगा, है ना, ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब सी सही दिया हुआ है, और यहां पर ऑर्थो मेटा और ये CH3 पर आप लोगों को पास लगेगा, तो ये भी ठीक है, BC। तो यहां मोर करेक्ट जो आंसर आप लोगों को पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्त, ऑप्शन डी है। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल आप स्वयं कर सकते हो, सही कथन को हम लोगों को चुनना है। कैसे आप यहां पर कर पाओगे, ये इजी हो गया है ना। चलो मैं ही बताता हूं। फिनॉल NaHCO3 के साथ बुदबुदाहट देता है। फिनॉल जो आप लोगों के पास होगा NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया है। फिनॉल जो होगा ये वीक एसिड होता है, और ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आप लोगों के पास है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, इस वजह से यहां पर ये रिएक्शन नहीं होगी। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड आप लोगों के पास क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, और यहां पर इसकी रिएक्शन है
क्या है, कार्बोनिक अम्ल, फिर पिक्रिक एसिड जो है वो कार्बोनिक एसिड से दुर्बल अम्ल है। गलत है ये स्टेटमेंट भी। हाँ, इसकी रिएक्शन जैसे ही आप NaHCO3 के साथ करा दोगे तो आप लोगों को यहां से CO2 गैस निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पिक्रिक एसिड है ये आप लोगों को पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इस वजह से। ठीक, क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे। एक ये इनॉल कंटेंट वाला है, इसको आप देखिएगा, है ना, ये इनॉल कंटेंट वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार आप देखने की कोशिश कीजिएगा। एक इनॉल कंटेंट क्वेश्चन वाला है, इसको आप जरूर देखिएगा, है ना। इसमें सारा इनॉल कंटेंट का कंसेप्ट आप लोगों का यूज आ जाएगा, इसको एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, है ना। एक बार इसको, मतलब हर वैरायटी कवर करवा दी है आपने। ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना बेटा, यहां पर सारी वैरायटी आपको कवर हो गई है। अगर आपने इन क्वेश्चन को ढंग से कर लिया है, आपकी जीओसी रिवाइज हो जाएगी, है ना। कुछ जीओसी में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के पास बनते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास है, एक क्वेश्चन देखिए, एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास है, जरा देखिए। एरोमेटिक वलय में NO2 समूह ऑर्थो और पैरा स्थिति को इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए निष्क्रिय कर देता है। जब NO2 समूह निष्कासित समूह की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर उपस्थित होता है तो यह वलय को नाभिक स्नेही के आक्रमण के लिए सक्रिय कर देता है। NO2 समूह का धातु अम्ल द्वारा NH2 समूह में अपचयन हो जाता है। वलय इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के प्रति अत्यधिक सक्रियकारी होता है। NH2 समूह का प्रबल सक्रियकारी प्रभाव CH3COCl के एसिटिलीकरण द्वारा NHAC में परिवर्तित होता है और विएसिलीकरण के द्वारा जल अपघटन द्वारा संपन्न होता है। NO2 या NH2 समूह की उपस्थिति में RxAlCl3 द्वारा वलय का एल्किलीकरण संभव नहीं है, लेकिन NHAC की उपस्थिति में संभव है। तो देखिए सीक्वेंशियल रिएक्शन टाइप का है, थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर आप लोगों को पास ये Cl है, ये NO2 है, एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले यहां पर आ रहा है Sn प्लस HCl है, Sn प्लस HCl है, तो Sn प्लस HCl में क्या होगा आप लोगों के पास, सर इस Sn प्लस HCl में इस NO2 का यहां पर रिडक्शन होगा। जैसे ही इस NO2 का यहां पर रिडक्शन होगा, आप लोगों के पास जो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा दोस्त। यहां पर ये Cl है, यहां पर आप लोगों के पास ये NH2 है। अब क्या होगा, इसके बाद बोल रहा है CH3COCl है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप CH3COCl के साथ, CH3COCl। यहां से क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, इस H के साथ ये Cl यहां से निकल जाएगा HCl के रूप में, और आप लोगों के पास जो यहां पर बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा दोस्त, अगला क्या है, अगला आप लोगों के पास है H प्लस CH3 CH2। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर, यहां पर ये CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। सर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, क्या बना देगा यहां से, सर ये बना देगा CH3, सर CH पॉजिटिव, सर यहां पर CH3 है। ये इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों के पास यहां पर जनरेट हो गया है। अब देखिएगा बड़ा ग्रुप यहां पर कौन सा है, नाइट्रोजन वाला आप लोगों के पास है। तो ये जो आप लोगों के पास है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है। ये आप लोगों के पास कैसा है बेटा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव इन नेचर है। तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ना चाहेगा, है ना। ऑर्थो पोजीशन पर इसलिए नहीं जोड़ सकता क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर लग सकती है, तो ये पैरा पर जोड़ेगा फिर मजबूरी में, है ना। पैरा पर जोड़ेगा क्योंकि ऑर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर फील होगी। तो
ये यहां पर Cl है, यहां पर आप लोगों के पास NH है, C डबल बॉन्ड O है, यहां पर CH3 है, कहां जोड़ सकते हैं अपन, यहीं जोड़ सकते हैं, फिर तो मजबूरी फंस गई Cl की ऑर्थो पोजीशन पर। ये भी ऑर्थो पैरा ही है, और क्या है, H2O है, H2O एंड H प्लस है। तो यहां से क्या होगा सर, यहां से ये जो आप लोगों के पास है ये पूरा का पूरा यहां पर आप लोगों के पास कन्वर्ट हो जाएगा ये यहां पर Cl है, यहां पर ये NH2, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक। ये G बना है बेटा, ये हम लोगों के पास यहां पर G बना है। क्या पूछ रहा है आगे, KCnBr2Fe आयनिक कंपाउंड है, Cl का सब्स्टिट्यूशन कर सकता है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लोगों के पास है, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इस Cl का इजीली यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करवाओगे, KCn के साथ हीट है क्या, हाँ हीट तो जरूरी है, हीट है, तो यहां से आप लोगों के पास क्या होगा, Cn आ गया है, NO2 आ गया है, NO2 का -m ज्यादा होता है, यहां पर इस NO2 का -m ज्यादा होता है Cn के कंपैरिजन में, तो भाई इसी का लगेगा, तो Br2 एंड Fe के साथ क्या होगा, यहां पर आप लोगों के पास Br2 एंड Fe है, तो यहां से Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, NO2 के मेटा पोजीशन में यहां पर आप लोगों के पास लगेगा, तो यहां से आ जाएगा Cn, यहां से आ जाएगा Br, और यहां से आ जाएगा NO2, ये बन गया बेटा आप लोगों के पास H, ये H बन गया, ये H बन गया। कोई समस्या सर, यहां पर Br2 एंड Fe है, फिर KCn है, यहां पर आप लोगों के पास Br2 एंड Fe है, तो अब की बार ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है यहां पर, तो ये यहां पर आप लोगों के पास Cl है, Br है, NO2 है, यहां पर KCn आ जाएगा, अगेन अब तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Cn Br एंड NO2, ये कौन सा प्रोडक्ट बना है, ये बना है I, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा I, इतनी चीज ठीक हो गई, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन पूरी पूरी। अब जरा चेक करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जी क्या है, जी आप लोगों के सामने है, जी आप लोगों के सामने है, गलत बना दिया क्या मैंने, चलो यहीं नीचे लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं, ऐसी कोई लड़ाई वाली बात थोड़ी है, नीचे लगा देते हैं। ठीक है, जी को बोल दीजिए मालिक, एच क्या है, एच ये रहा आप लोगों के पास, आई क्या है, आई भी सेम ही रहेगा,
ये लो, ये हो गया। जे एडवांस 2013 का सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो देखो यहां इप्सो सब्स्टिट्यूशन होगा सबसे पहले। स्टेप फर्स्ट में देखो, स्टेप फर्स्ट में ये SO3H है ना, तो यहां पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन होगा सबसे पहले। इप्सो प्रतिस्थापन आप लोगों के पास होगा। तो इप्सो प्रतिस्थापन में यहां से आप लोगों के पास क्या होगा, देखो एक Br2 है, यहां पर बेंजाइन मैकेनिज्म भी आप लोगों के पास काम में आ सकती है, बट इप्सो से काम बन जाएगा। यहां पर ये OH होगा, यहां पर Br आ जाएगा। अब अगर आप यहां पर 2 इक्विवेलेंट ऑफ Br2 लेते हो तो फिर यहां पर आप लोगों के पास ये बन जाएगा, यहां पर ये OH है, ये Br है, यहां पर ये Br है, यहां पर ये Br है। ठीक है, क्यों होगा जे एडवांस 2013। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है, निम्नलिखित में से जे एडवांस 2015 का सवाल है। जे एडवांस 2015 निम्नलिखित में से बेंजल्डिहाइड का उत्पादन करने वाली अभिक्रियाओं की संख्या, न्यूमेरिकल है ये, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो आपको पता है ना, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस है। सर ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है। ठीक है, ये आप लोगों के पास हाइड्रोलाइसिस जैसे ही करोगे तो बन जाएगा। और ये एस्टर रिडक्शन है, इससे भी सबसे बनेगा 1 2 3 4। आंसर यहां पर 4 आएगा बेटा, सबसे बनेगा। रिएक्शन बहुत इजी होती है, रिएक्शन बहुत इजी होती है। अब जैसे एक ये सवाल आ गया आप लोगों के पास, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। जे एडवांस 2015 का सवाल आ गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होगा। बीटा नेफ्थोल है आप लोगों के पास, बीटा नेफ्थोल है। यहां से V जो बनेगा, यह आप लोगों के पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। बीटा नेफ्थोल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो जस्ट पास वाला आप लोगों के पास बन जाए। ठीक, जैसे ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, यहां पर ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन आप लोगों के पास बन गया। CH यहां पर CH3 है, यहां से CH3 है, क्यूमीन बोलते हैं इसको। क्यूमीन की रिएक्शन जैसे ही रेडिकल इनिशिएटर के साथ कराओगे, यहां से आप लोगों के पास क्या बनेगा, फिनॉल प्लस एसीटोन बनेगा, फिनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, कौन सा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल इजी है, आसानी से कर सकते हो, एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक बार इसे भी ट्राई कीजिएगा। तो जीओसी से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर बन सकते थे, जीओसी से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पास बन सकते थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को करा दिए, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। जीओसी एंड एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।